Though we have learned about the process, now we shall write formula and in detail we shall be discussing how it is being calculated. But there is information for you which I missed in the first lecture. वहाँ लिखा हुआ था लेकिन हम बताया नहीं कि कई बार नेट वगैरह में इस तरह का सवाल भी पूछ देता है। ये मान व्हिटनी का पूरा नाम था हेनरी मान, और ये व्हिटनी जो है मान का हेनरी मान और व्हिटनी का डोनाल्ड रैनसम व्हिटनी। तो आप इंफॉर्मेशन के लिए हमने इसको लिखा। Though from my hypothesis testing point of view, it may not be so important. So let us learn. The Mann-Whitney test is designed to evaluate the difference between two treatments. So वहाँ भी हमने कहा, और two populations using data from an independent measures experiment. इंडिपेंडेंट होना जरूरी इसमें भी है, मतलब कोरिलेटेड ग्रुप के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए बाद में टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आएगा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे टेस्ट में। The calculation from this test required that the individual scores in the two samples be rank ordered. दोनों का joint rank कह चुके हैं। The mathematics of the Mann-Whitney test is based on the following simple observation. ये थोड़ा ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो कैसे, क्या कहता है, कैसे डिराइव किया हुआ। A real difference between the two treatments should cause the scores in one sample to be generally larger than the scores in the other sample. मतलब ट्रीटमेंट का इफेक्ट यदि आप मेजर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के कंडीशन में, तो ये कह रहा है कि रियल डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रीटमेंट्स should cause the scores in one sample to be generally larger than the scores in the other samples. मतलब ट्रीटमेंट का इफेक्ट होगा तो ट्रीटमेंट वाला ग्रुप एक्सेल कर जाएगा। If the two samples are combined and all the scores placed in rank order on a line, मिडिल वैल्यू मान ले दिया, then the scores from one sample should be concentrated at one end of this line and the scores from the other sample should concentrate at the other end. ऑब्वियस है, जिसका स्कोर बढ़ेगा वो हायर साइड में चला जाएगा, और जो ट्रीटमेंट ग्रुप या फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं कंट्रोल ग्रुप है, तो कंट्रोल ग्रुप का स्कोर कम होगा। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, तो कंट्रोल ग्रुप के रैंकिंग जो होंगे वो एक साइड छोटे वाले में चले जाएंगे। इसमें ये मैथमेटिक्स कह रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज नो ट्रीटमेंट डिफरेंस, मतलब ट्रीटमेंट का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस है, ट्रीटमेंट ग्रुप जो होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो था एक्सेल किया तो उसके जो रैंकिंग है हायर साइड में चले जाएंगे, और इसके जो कंट्रोल ग्रुप के हैं वो लोअर साइड में चले जाएंगे। लेकिन यदि डिफरेंस नहीं है, दूसरा कंडीशन, ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज नो ट्रीटमेंट डिफरेंस, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सेल नहीं किया तो ट्रीटमेंट का इफेक्ट नहीं हुआ, तो ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज नो ट्रीटमेंट डिफरेंस then large and small scores will be mixed evenly in the two samples because there is no reason for one set of scores to be systematically larger or smaller than the other. तो जब ट्रीटमेंट का इफेक्ट नहीं होगा तो मिला जुला स्कोर होगा, कुछ इसका रैंक हायर होगा, कुछ उसका 1 2 3 4, आइडियली ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन दोनों का रैंक जो है वो मिक्स्ड नेचर का होगा। तो मैथमेटिक्स में ये कह रहा है कि यदि ट्रीटमेंट का इफेक्ट होगा तो ट्रीटमेंट जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसका जो रैंकिंग एक तरफ चला जाएगा और कंट्रोल ग्रुप का एक तरफ चला जाएगा। लेकिन यदि ट्रीटमेंट का इफेक्ट नहीं है तो मिला जुला रैंकिंग होगा, एक तरफ या दूसरी तरफ जाने का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो मिला जुला होगा।
ठीक है, विल बी मिक्स्ड इवनली इन दी, ठीक है। ए सेपरेट सैंपल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच ऑफ द टू ट्रीटमेंट्स वी शैल बी यूजिंग। अब दो ग्रुप के लिए हम लोग, वैसे आप बहुत सारी किताबों में देखेंगे तो अलग अलग किया है, लेकिन हमने कई सोर्सेज को देख के हमको लगा कि नहीं ये ठीक है। आप चाहे तो एन को ट्रीटमेंट और कंट्रोल ले दिए, आप चाहे तो यहाँ एंटी कर दे, लेकिन वो तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मतलब फ्रॉम जनरलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर फर्स्ट ग्रुप वी शैल बी यूजिंग Na एंड फॉर द नेक्स्ट ग्रुप वी शैल बी यूजिंग Nb। बहुत किताबों में बहुत कुछ अपने ढंग से दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, N दिया हुआ है, N1 N2 दिया होगा, बट वी शैल बी यूजिंग थ्रू आउट आवर डिस्कशन Na for one group and Nb for other group. So a separate sample is obtained from each of the two treatments. We shall be using Na to refer to the number of subjects in sample A and Nb to refer to the number in sample B. These two samples are combined and the total group of Na plus Nb subject is ranked. मतलब Na प्लस Nb, अब ये सिंपल अर्थमेटिक की तरह मिक्स, मतलब ऐड नहीं करना है, इनको मिक्स करना है। मतलब दोनों में जो हायर होगा वो नीचे, मतलब लोअर से अपर की तरफ यदि जाएंगे तो लोअर स्कोर जिसमें भी होगा उसको 1, फिर दोनों में से जिसमें भी 2 पे रैंक आ रहा है इस तरह से उसकी रैंकिंग करेंगे। दैट यू विल लर्न व्हेन वी शैल बी डिस्कसिंग द प्रॉब्लम। तो ये हो गया, these two samples are combined and the total group of Na plus Nb subject is rank ordered। अब जिसका जो रैंक आएगा, the formula for the Mann-Whitney U test are, ये फॉर्मूला आप लिख लें, इसी के लिए हमने ये काम किया है। मतलब दो ग्रुप अलग हो गया, करना क्या है, दोनों का सम करना है, रैंक को सम करना है। कैसे करना है, तो यूए के लिए फॉर्मूला सेम है, सिर्फ थोड़ा सा Na एंड Nb, मतलब दोनों ग्रुप का n का जो साइज है उसको हम लोग जोड़ देंगे, और तब फिर पहले ग्रुप Na को, क्योंकि Na का निकालना है, यूए निकालना है, तो Na इंटू Na प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहां तक तो कॉमन है, अब माइनस सिग्मा RA। दिस सिग्मा RA स्टैंड्स फॉर द एडिशन ऑफ ऑल द रैंक्स। मतलब ए ग्रुप के, पहले ग्रुप के जितने भी रैंकिंग आए, किसी का 1 आया, किसी का 7 आया, किसी का 5 आया, जो भी आया सबको जोड़ दिए, जितना आया वो उसमें से माइनस होगा। तो Na ये यहाँ ऊपर जो लेंगे वो बी ग्रुप को छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ दोनों लेंगे। ऑब्वियस है कि इसी तरह का फॉर्मूला सेकंड में भी होगा, तो उसमें क्या होगा, अब आप अपने से लिखें UB, ये तो दोनों है ही, तो ये एज इट इज रह जाएगा Na इंटू Nb एंड प्लस, यहाँ Na है तो इसमें क्या हो जाएगा Nb और उसमें प्लस 1 जोड़ दीजिए, मतलब n का मान यदि 4 है तो 4 प्लस 1 5, 2 यहां भी रहेगा, और यहां फिर RA की जगह सिग्मा RB रैंक को आ जाएगा। तो ये तो निकल गया, और नोट हम बता चुके हैं, द मान-व्हिटनी U इज द स्मॉलर ऑफ दीज टू वैल्यूज, और इसमें जो स्मॉलर वैल्यू होगा, स्मॉलर वैल्यू विल बी du। मान लीजिए कि इसको कैलकुलेट करके आ गया 110 और इसको कैलकुलेट करके आ गया 120, तो इसका ले लेंगे, एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो ये तो u का टेबल फिर देखेंगे, और यदि वो हमारा वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू होगा तो सिग्निफिकेंट है, या उल्टा है। लेकिन हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, उसको भी डिस्कस कर लें, कि हम इसको Z में कन्वर्ट कर सकते हैं, और Z वैल्यू कैसे निकलेगा
इसके लिए एक u कोई लीजिए आप। दिस u जनरली हम लोग ने कहा कि स्मॉलर लेंगे, लेकिन इस फार्मूला में हमने सवाल 2 बना के देखा कि दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो लेकिन एक बार में एक ही लेंगे, 1u, आइदर दिस, ये जो वैल्यू कैलकुलेटेड आएगा ua का वैल्यू ले लें या uv का, दैट विल बी यूज्ड एज, मतलब दोनों वैल्यू नहीं, एक बार में एक ही। u माइनस na इंटू nv डिवाइडेड बाई 2, और इस होल का डिवीजन जो होगा वो रूट अंडर na इंटू nv, na पोस्ट में ही डाल देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हुआ, नहीं भी डाल सकते हैं, na इंटू nv, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन na प्लस nv प्लस 1, मतलब na और nv को प्लस करके उसमें 1 और जोड़ देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, तो जेड स्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जेड का टेबल देखेंगे और उस टेबल की मदद से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब 1.96 और 2.58 दो वैल्यू है, उसी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये होगा तो वो होगा, लेकिन वो आपको 0.05 और 0.01 लेवल के लिए वो वैल्यू आपने टी टेस्ट वगैरह में काफ़ी देखा होगा, जे टेस्ट में भी इम्पोर्टेंट है, एफ टेस्ट में भी इम्पोर्टेंट है, तो उस वैल्यू की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि एक तो हमने बताया कि हेनरी मान, डोनाल्ड रैनसम व्हिटनी, पूरा नाम दोनों का अलग अलग, और फिर NaNV दो ग्रुप को कर दिया, दोनों को ज्वाइंट कर दिया, मिक्स कर दिया, रैंकिंग कर दी, फार्मूला निकाला जो स्मॉलर वैल्यू है, उस वैल्यू के इस्तेमाल से हम u का टेबल देखेंगे। यदि हमारा वैल्यू जो u का कैलकुलेटेड है वो क्रिटिकल वैल्यू से कम है या उसके बराबर है तो हमारा वैल्यू सिग्निफिकेंट माना जाएगा। यदि ज़्यादा हो गया हमारा वैल्यू तो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, तब नल हाइपोथेसिस उसमें क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट हो जाएगा। खैर, एक्सेप्ट रिजेक्ट का हम वहाँ देखेंगे। आप सिर्फ इतना याद रखें कि इसमें u का कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम या उसके बराबर होगा, तब सिग्निफिकेंट उस वैल्यू को माना जाएगा। और फिर दूसरा तो ये z, तो फिर इसके लिए हम लोग z का टेबल देखेंगे, और z के टेबल में एक तरह का जनरलाइजेशन किया हुआ है जो उस समय हम उसको पढ़ेंगे। सो इन दिस वे वी कुड लर्न, एक तो फार्मूला समझ लिया, हालांकि इसका इस्तेमाल कई बार होगा, जब भी सवाल बनाएंगे इट विल बी रिटन, लेकिन इसको अलग कर देने से आपकी क्लैरिटी रहेगी। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट एज